Ready for study? Hello बच्चों, welcome to our channel Feel the Chemistry। बच्चों वेलकम है हमारी नई वीडियो में, जिसमें हम अभी जो कवर करने जा रहे हैं उसमें क्या है, आपका आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, साथ ही साथ उसके बाद लैटिस एंथैल्पी पढ़ेंगे हम। हो पाया इसी वीडियो में, आई होप। तो कोशिश करते हैं कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को भी कवर करें, ठीक है। आई होप आप सभी सब बढ़िया होंगे और हमारी वीडियोज़ को देख भी रहे होंगे। देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करिए कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। बाकी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहली बात करते हैं कि आयनिक, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ये होता क्या है। सिंपली हम क्या जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तब जाके वहाँ पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में ये होता है कि जब आपका यहाँ पे बॉन्ड बन रहा होता है तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है आपके एक एटम से दूसरे एटम में, जिससे वो अपने ऑक्टेट को, मतलब कि अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। मैंने बताया कि अपना ऑक्टेट वो कंप्लीट करता है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। और हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, ठीक है। क्योंकि उससे होता ही है कि आपका वहाँ पे क्या होता है, वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उसको अटेन करता है, जिससे वो स्टेबल बन पाए, ठीक है। और इसी को तब वहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एक अगर थोड़ा और अच्छे से इसको समझना है, आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें क्या है, जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं आपके एटम। जैसे ही वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो क्या पजेस कर रहे होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करता है, एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज में, आयन में बदल जाता है। तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे क्या हो जाते हैं, एक्सीड कर जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर दूसरी तरफ देखें तो क्या होगा, अगर एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एक्सीड करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे बढ़ जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन थोड़े कम हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एटम क्या हो जाएगा, वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन में बदल जाता है। और यही जब नेगेटिवली चार्ज आयन और पॉजिटिवली चार्ज आयन को एक दूसरे के क्लोज लाते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्ट, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, वो वहाँ पे लगता है। और वहाँ पे क्या हो जाता है, वो एक दूसरे से बॉन्ड, वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो बॉन्ड बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने क्या लिया, सोडियम लिया, ठीक है। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और अपने नियरेस्ट नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा, ठीक, जो कि कौन सी होती है, आपकी नियॉन की। उसके बाद क्या होता है, क्लोरीन आप ले लेते हैं, NaCl का हमने एग्जांपल लिया, तो अब दूसरी साइड क्या लिया हमने, क्लोरीन लिया। क्लोरीन में क्या होता है, आपका 287 होता है। तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने से वो नियरेस्ट नोबल गैस, जो कि कौन सी होती है, आपकी आर्गन होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है। लेकिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही दो स्पीशीज़ जो होती हैं, यही दो स्पीशीज़ जब आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं, एक दूसरे के क्लोज आती हैं, एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हो जाते हैं, ये हेल्ड हो जाते हैं और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर इसको बना के दिखाना चाहो तो रुकिए, मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे इस तरह से मैंने क्या लिखा, ये सोडियम का आपका क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी 281, ठीक है। और ये आपकी क्लोरीन की 287। तो यहाँ इसने क्या किया, अपने जो एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल का, वो उसने डोनेट किया, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक जो बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफ़र किया, इसने लूज़ किया तो ये पॉजिटिव में बदल गया, ठीक है। इसने क्या किया, गेन किया तो ये नेगेटिव में बदल जाता है। ये तो क्लास 10th में भी आपने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, आपका कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया आपका। थोड़ा सा इसमें जो चीज़ें लिखी हैं आप चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं, है ना। बेसिकली ये मैंने सिर्फ ऐसे आपके लिए PPT बनाई होती है कि आप शॉर्ट में कैसे चीज़ों को समझ सकते हैं,
बाकी जो मैं ओरली चीज़ें बोल रहा होता हूँ उस पर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया करिए, उससे आपको चीज़ें ज़्यादा पता चलेंगी, उसको नोट ज़रूर करा करिए, ठीक है। अभी मैंने जैसे कि बता के रखा है, बोर्ड नहीं है इसलिए मैं उतना चीज़ें यहाँ पे आपको लिख करके नहीं बता पाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें हो सके अच्छे से आपको कुछ चीज़ें मैं समझा सकूँ, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये आपका एग्जांपल है CaF2 और NaCl का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि बॉन्ड फॉर्म जो हो रहा है एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का, जिसको हम क्या टर्म देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड देते हैं, ठीक है। एक चीज़ बताते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लॉस हुए होते हैं या जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके गेन हो रहे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज के फॉर्मेशन के दौरान, तो उसको हम क्या टर्म देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने बताया सोडियम क्या करता है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो उसमें क्या होता है, सोडियम जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, कैल्शियम आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो उनकी वैलेंसी क्या हो जाती है, 1 और 2 हो जाती है। इसी तरह से क्लोरीन और ऑक्सीजन है, क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो उनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वो क्या हो जाती है, 1 और 2। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो वैलेंसी क्या होती है, आपके आयन के चार्जेस के बराबर होती है, इक्वल होती है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होती है आयन की वो नॉन डायरेक्शनल होती है। ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी कवर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। यहाँ पे जैसे लिखा भी है, टर्म लिखा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। ये फोटोज़ थोड़ी क्या होती हैं PPT के बनाने के दौरान ऊपर नीचे थोड़ी हो जाती हैं, है ना, उसको आप छोड़िए। जैसे कि मैंने बताया कि नोट्स आपको अगर चाहिए तो सिर्फ आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए और कमेंट में लिख दीजिए नोट्स, ठीक है। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी समझने के लिए आप सिर्फ वीडियोस को देखिए, है ना। बाकी आपको वैसे मिल जाते हैं गूगल पे भी, अगर आप देखना चाहें तो मिल जाते हैं आपको नोट्स, ठीक है। बाकी अगर मेरे प्रॉपर नोट्स चाहिए तो डेफिनेटली आप सिर्फ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब अच्छा एक चीज़ और बताता है कि जो आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला होता है कि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होना चाहिए। कैसे, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कब होगा, जब वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, किसमें से, 1 काइंड ऑफ एटम से, ठीक है। मतलब दोनों ही क्या होने चाहिए आपका, मतलब सिंपल सी बात है कि एक काइंड का आपका एटम होना चाहिए, उसमें से क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन वो लूज़ करेगा तो वो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से दूसरा काइंड का, मतलब जैसे मैंने बताया ना, एक काइंड क्या हो गया, Na हो गया, दूसरा काइंड क्या है, Cl हो गया, तो Cl क्या करेगा आपका, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और निगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक आपका क्या हो गया, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन, दूसरा हो गया निगेटिव आयन का फॉर्मेशन, ठीक है। और यही जब क्या होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में होल्ड होते हैं या कह सकते हैं जुड़ते हैं, ठीक है। तब वहाँ पे क्या होता है, आपका आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एलिमेंट की, वो अमाउंट की एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एलिमेंट को अपने से अपने आउटर मोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में, मतलब रिमूव करने में, ठीक है। और किस में से, आइसोलेटेड एटम, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ कि आइसोलेटेड एटम ज़रूर लिखना है। आइसोलेटेड मतलब एक पर्टिकुलर आपका एटम रहे, ठीक है, किसी के साथ वो मॉलिक्यूल में ना हो। जैसे मैंने बोला Na, तो Na क्या है, एक आइसोलेटेड एटम है। और वो क्या करेगा, हमें जो अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है कि हमारे आइसोलेटेड एटम से आप क्या कर रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, तो उस टाइम जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किस में, गैशियस फेज़ में, जिससे कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैशियस पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। डिफाइन अगर लिखना चाहें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द outermost shell of isolated atom in a gaseous phase as to convert it into a gaseous positive ion। ये होता है आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। बाकी अभी एक चीज़ और बताऊंगा आयनाइजेशन एंथैल्पी में, पहले गेन एंथैल्पी की भी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, वो क्या होती है, एलिमेंट की एंथैल्पी चेंज वहाँ पे होता है। कहने का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज होगा कैसे, जब आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपके आइसोलेटेड एटम में आकर के जुड़ेगा। जैसे मैंने बताया ना, क्लोरीन था हमारा आइसोलेटेड एटम, उसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड कर लिया। अब ऐड करने, भाई सिंपल सी बात है, जहाँ पे आप रिमूव करते हो, ठीक है, या ऐड करते हो, हर चीज़
केमिस्ट्री में आप कोई भी ऐसा प्रोसेस करते हो जिसमें आप क्या कर रहे हो, कोई चीज़ ऐड कर रहे हो या रिमूव कर रहे हो, तो वहाँ पे एनर्जी ज़रूर रिक्वायर्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम बोल रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह की अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसमें, या हम कह सकते हैं एंथैल्पी चेंज है, जो कि कब हो रहा होता है, जब आपका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आइसोलेटेड एटम में ऐड हो रहा होता है गैशियस फेज में, जिससे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपका गैशियस नेगेटिव आयन में बदल देता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर इसमें हम देखें, अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका स्टेबल नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो वैसे तो वैल्यू कुछ आपकी 348 किलो जूल पर मोल होती है ना। अच्छा, इनको अभी मैं चीज़ें बताऊंगा, इसके बाद लैटिस एंथैल्पी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया। ओके, आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। फिर मैं एक चीज़ बता रहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी में, कि मान लीजिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है अगर वो कम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम उतना ही ईजिली आप क्या कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाओगे। मतलब रिमूवल जो होगा इलेक्ट्रॉन का वो उतना ही ज़्यादा ईजी होता है जितनी कम आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो होता ही है कि आपको पता है कि एक आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, एक आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं। अगर कंपैरिजन की बात की जाए कि आप किसमें से ईजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्कली अर्थ मेटल से आप इजीली रिमूव कर सकते हो या एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर होता है एल्कली मेटल से आप इजीली रिमूव कर पाते हो। क्यों? अब होता यह है कि अभी जो मैंने चीज़ बताई कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम उतना ही ईजिली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाओगे। मतलब वहाँ पे उतना ही ईजिली आपका क्या होगा, पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के चांसेस होंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है एल्कली मेटल्स की, मतलब कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स की, वो कम होती है, तो उसमें पॉजिटिव आयंस को बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा होती है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कि आपके ग्रुप 2 एलिमेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, बनते उसमें भी आपके क्या है, पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे उतनी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उतनी हाई भी नहीं होती है, बट होती है, हाइयर होती है किसके कंपैरिजन टू ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कंपैरिजन में ग्रुप 2 के एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, इसलिए फॉर्मेशन वो भी करते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे उतना ईजिली आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाओगे ग्रुप 2 में इन कंपैरिजन टू ग्रुप 1। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोडियम होता है, सोडियम में अगर आप निकालते हो तो वहाँ पे 495 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी आपकी लगती है, ठीक है, उसको सोडियम को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने में। वहीं मैग्नीशियम अगर हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, 743 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी लगती है, ठीक है, Mg से Mg प्लस में बदलने में। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। ऐसे ही और भी चीज़ें होती हैं। तो अब आते हैं, हम बात करते हैं लैटिस एंथैल्पी पे। ओके, तो लैटिस एंथैल्पी क्या है, सिंपली अगर हम समझना चाहें तो लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो अमाउंट की, मतलब एक तरह से एनर्जी होती है जो रिलीज़ हो रही होती है। एनर्जी जो रिलीज़ हो रही होती है कब, जब आपके नंबर ऑफ गैशियस पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में क्या हो रहे हो, कंबाइन हो करके 1 मोल का आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। सिंपल सी बात है, जैसे मैं बोलूँ Na+ है, Cl- है, तो एक आपका क्या हो गया, गैशियस पॉजिटिव, और लेकिन गैशियस होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गैशियस स्टेट में होने चाहिए। तो गैशियस पॉजिटिव आयन और गैशियस आपका नेगेटिव आयन जब आपके कंबाइन हो रहे होते हैं और 1 मोल का आयनिक कंपाउंड बना रहे होते हैं, उस दौरान आपकी जितनी अमाउंट की एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है वही आपकी किसको बताता है, लैटिस एंथैल्पी को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लैटिस एंथैल्पी आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी को निकालने के लिए इनडायरेक्ट मेथड होता है, जो कि आपने बॉर्न हेबर साइकिल आपने सुना होगा, उसके लिए बॉर्न हेबर साइकिल से आप लैटिस एंथैल्पी को निकाल पाते हो। बॉर्न हेबर साइकिल पे हम वीडियो नेक्स्ट बाद में बना देंगे, ठीक है, कि कैसे आप लैटिस एंथैल्पी वहाँ पे निकालते हैं। तो इस तरह से अगर हम समझना चाहें तो जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होगी, है ना, हाइयर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ऑफ द रिजल्टिंग आयनिक कंपाउंड,
कोई रिजल्टिंग आपका आयनिक कंपाउंड है उसकी जितनी ज़्यादा क्या होगी लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज़्यादा क्या होगी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बनेगी। ठीक है, और बताता हूँ जैसे कि आपको पता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो अपोजिटिवली चार्ज आयन का, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एफ जो होता है वो किसके बराबर होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, है ना, किसके प्रोपोर्शनल होता है जो भी आपके चार्जेस होते हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मतलब किसके बीच का पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एफ जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, लिख के बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया ये, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे मैंने क्या बताया Q1 Q2 के आपके चार्जेस हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स हैं, है ना, जो Q1 Q2 बताया मैंने क्या बताया वो मैग्नीट्यूड है चार्जेस के। ठीक है, और डी स्क्वायर क्या आपका डिस्टेंस है उनके बीच इसका, उनके बीच का। अच्छा, अब लैटिस एंथैल्पी जो होती है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है चार्ज ऑन दी आयंस, ठीक है, और दूसरा जो होता है आपका वो साइज ऑफ दी आयंस। तो चार्ज ऑन दी आयंस से मतलब क्या है, जितना ज़्यादा आयन पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपकी रिलीज़ होगी। तो अगर इन शॉर्ट हम लिखना चाहें चार्जेस जितने हाइयर, मतलब ऐसे लिख सकता हूँ मैं, चार्जेस हाई एरो ऊपर बना सकते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ भी दिखा देता हूँ ऐसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा, और जो एनर्जी रिलीज़ होगी, एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, वो भी आपकी ज़्यादा। इस तरह से आप शॉर्ट में समझ सकते हो, चार्जेस ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो भी उतनी ज़्यादा। इसीलिए कहा जाता है कि आपका NaCl की सबसे कम होती है लैटिस एंथैल्पी, देन उसके बाद CaCl2, ठीक है, और उसके बाद MgO। आप इनकी अगर अलग से निकालना चाहो गूगल से देख सकते हो, ठीक है, बाकी कोई इतना नहीं पूछता है, बस हाँ आपको इतना याद रखना होता है कि जितना ज़्यादा मेन चीज़ जो याद है वो याद रखनी है, जितना ज़्यादा क्या होगा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा आपका एनर्जी रिलीज़ होगी, है ना। आपको पता है Na और Ca के बीच में Ca में कितना है 2+, Na में 1+, तो चार्ज जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा क्या होगी आपकी, जो क्या बताया मैंने, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़, ये चीज़। अब आता है साइज ऑफ आयंस पे। तो जो हाईली चार्ज स्पीशीज़ होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं, और जो अदर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है आयंस के बीच का वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। वो वहाँ पे फिर क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होता है आयंस के बीच का उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो साइज, अगर आयंस का साइज़ बहुत बड़ा है, भाई सिंपल सी बात है, साइज़ अगर आयन का बड़ा है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी वो कम हो जाएगी, सॉरी ज़्यादा हो जाएगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ जाएगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा वहाँ पे। साइज़ बड़ा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा वहाँ पे, ठीक है। और वही स्मॉल आयंस के केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो लैटिस एंथैल्पी जो होगी आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में, इन ऐसे आयनिक कंपाउंड्स के केसेस में क्या होता है, NaCl की ज़्यादा होती है NaBr से, लिथियम फ्लोराइड की लिथियम आयोडाइड से ज़्यादा होती है। क्यों, आपको पता है, क्योंकि आयन का साइज़ क्या हो रहा है, स्मॉल हो रहा है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, एंड सॉरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है ना, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे भी। तो क्या बोला मैंने, साइज़ छोटा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाता है ना। तो एक चीज़ आती है कि इसके बाद एक नेट इफेक्ट आता है कि अगर लैटिस एंथैल्पी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो किससे ज़्यादा आती है आपकी,
आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा आती है तो नेट इफेक्ट जो होगा वो क्या करेगा, आपका एनर्जी का रिलीज़ करेगा, एनर्जी वहाँ पे रिलीज़ होगी और आपका आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसमें कि कई सारे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपके कैसे बनते हैं, जो फॉर्म हो रहे होते हैं वो मेटल्स से, जो आपके कैटायंस होते हैं, मेटल्स से जो कैटायंस आते हैं, ठीक है, उनके बीच में आपका बनता है, क्योंकि वहाँ पे आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। और एनायंस जो होते हैं वो आपके नॉन मेटल से बनते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वजह से वहाँ पे होता है चीज़। और वहीं एक क्या होता है कि एक बहुत ही कॉमन एक्सेप्शन आता है जो कि अमोनियम आयन होता है, जहाँ पे अमोनियम आयन में क्या होता है, कैटायन आपके दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर के बनते हैं। अभी मैंने बताया कि कैटायन आपके मेटल से बनते हैं। ठीक है, लेकिन अमोनियम आयन एक एक्सेप्शन में आता है जिसमें कैटायन जो बन रहा होता है वो दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से मिलकर के बनता है। ठीक है, और लार्ज नंबर का जो आपका आयनिक कंपाउंड होता है हमें पता है वो क्या है, हमें अमोनियम आयन है जो कि आपका एक कैटायन रहता है। और वो अमोनियम आयन में आपका कैटायन किससे बन रहा होता है, दो नॉन मेटालिक एलिमेंट से बनता है। बस एक चीज़ इतनी ऐसी याद रखनी है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट ये एक्सेप्शन में याद रखिएगा आप, है ना। लैटिस एंथैल्पी कैसे निकलती है, बॉन्ड नेबर साइकिल, वो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सिखा दूंगा। आई होप ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड मतलब बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को वीडियोस शेयर करिए। मैंने प्लेलिस्ट इसकी भी बना दी है, मैं जो भी वीडियोस बनाता जा रहा हूँ सबके चैप्टर्स की प्लेलिस्ट बनाता जा रहा हूँ। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को देखिए आराम से, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और बस इतना ही कहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।